हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। तो आज हम 101 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये जो हमारा पेपर है काफी लंबा खिंच गया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या करें, टाइम की कमी है, इस वजह से हम रेगुलर नहीं डाल पा रहे हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि स्तन दूध का छाछ केसीन अनुपात आरंभिक स्तनपान में होता है। वे केसीन रेशियो ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन अर्ली लैक्टेशन कितना होता है? यहाँ पर दिया गया चार ऑप्शन 60, 40, 18, 82, 18, 80, 20 या फिर 90:10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 90:10, यानी कि वे को स्तन दूध का छाछ, ठीक है। और केसीन जो है ये प्रोटीन होता है दूध में। तो फिर ये जो आपका वे है इसका ये 90 है और केशिन जो प्रोटीन होता है वो 10, तो 90:10 के अनुपात में होता है। किसमें? ब्रेस्ट मिल्क में होता है। और कब होता है? अर्ली लैक्टेशन, यानी कि आरंभिक स्तनपान में ये अनुपात होता है। इसके बाद में 102 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान वांछित आईसीएमआर है। आईसीएमआर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस, तो ये यहाँ पर 21, 35, 40 और 10 दिया गया है। तो ये चूंकि 2019 में पेपर बना था, मतलब ये हुआ था, कंडक्ट हुआ था, और 2016 में ये आया था, ठीक है, इसका जो है नोटिफिकेशन। तो फिर इसमें जो 2010 का आईसीएमआर टेबल था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया था। लेकिन अब चूंकि अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जो अभी का जो आईसीएमआर है 2020 का, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पूछा, अच्छा यहाँ पर कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि किसकी रिक्वायरमेंट पूछी गई है आईसीएमआर के अकॉर्डिंग। तो लेकिन यहाँ पर एमजी में है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो है आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट है। देखिए आयरन की रिक्वायरमेंट mg पर डे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर पूछी गई है, तो मेनली आयरन की रिक्वायरमेंट पूछी जाती है जनरली जो प्रेगनेंसी के समय पर। ओके, तो यहाँ पर आयरन की रिक्वायरमेंट mg पर डे है। और यहाँ पर पूछा गया है लैक्टेशन के समय, एक मिनट सॉरी, प्रेगनेंसी के समय पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं। आईसीएमआर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा गया है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के समय आयरन की रिक्वायरमेंट आईसीएमआर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दिया गया है प्रेग्नेंट वुमेन, ये देखिए यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन का दिया गया है, कितना है? ये है 27। तो जो आईसीएमआर है विमेन का प्रेगनेंसी के समय वो है आपका 27। ओके, जबकि ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, ठीक है। 21, 35, 40 और 10 दिया गया है। लेकिन जो आईसीएमआर 2010 का है, आईसीएमआर 2010, उसमें जो है उस टाइम पर यहाँ पर 35 mg दिया गया था, चूंकि 2020 में लेकिन इसको घटा करके 27 कर दिया गया है। तो यहाँ से आप ये जो आईसीएमआर की 2020 की टेबल है ये जरूर देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आ ही जाते हैं, जैसे आयरन की रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम है, या फिर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए इस वाले टेबल में पहले जो 2010 का आईसीएमआर का टेबल है उसमें डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट नहीं ऐड की गई है, लेकिन इसमें दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सब आप देख लो। जिंक भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 27, तो 2000 आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 27 mg पर डे। ओके, तो यहाँ पर चूंकि ये ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पर टिक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पुराने के अनुसार यहाँ पर 35 mg होता, यानी कि दूसरा सही होता, जबकि लेकिन प्रेजेंट जो आईसीएमआर है उसके अकॉर्डिंग 27 mg पर डे है प्रेगनेंसी के समय आयरन की रिक्वायरमेंट। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, ये किसकी रिक्वायरमेंट है? आयरन की। चलिए अब आते हैं 103 क्वेश्चन पर। जिंक फॉस्फाइड एक जहर के रूप में डैश के लिए प्रयुक्त होता है। दीमक, तिलचट्टा, चूहे या फिर घरेलू मक्खी के लिए। जिंक फॉस्फाइड इज यूज्ड एज पॉइजन फॉर, किसके लिए? टर्माइट्स, कॉकरोच, रैट्स या फिर हाउस फ्लाई, किसके लिए यूज होता है? तो ये रैट्स यानी कि चूहे के लिए यूज होता है। क्या? जिंक फॉस्फाइड एक पॉइजन की तरह होता है, इनको मारने के लिए यूज किया जाता है। फिर है 104 क्वेश्चन, 6 वर्ष से कम आयु के बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़कियां डैश की लाभार्थी हैं, किसकी लाभार्थी हैं? चिल्ड्रन बिलो 6 years एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स आर द बेनिफिशरीज ऑफ, किसकी?
मिड डे मील प्रोग्राम की, बालवाड़ी फीडिंग प्रोग्राम की, या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, या फिर जवाहर रोजगार योजना की। तो ये जो तीनों ही, जो बच्चे 6 वर्ष से कम के हैं और जो एक्सपेक्टेंट मदर यानी कि जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर है, और जो गर्भवती माताएं हैं और किशोर लड़के, ये सब किसके बेनिफिशरीज हैं यानी लाभार्थी हैं? ये है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना यानी कि ICDS। अगर हम इसका शॉर्टकट में देखें तो ये है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। ओके, ICDS जो कि कब आया था? 1975 इसका ईयर है, लॉन्चिंग ईयर। चलिए अब आते हैं 105 क्वेश्चन है कि एक बालक चलने दौड़ने जैसी गतिविधियों पर डैश के दौरान नियंत्रण पाता है। अ चाइल्ड गेन कंट्रोल ओवर मूवमेंट एज वॉकिंग रनिंग ड्यूरिंग। कब? 1 से 2 साल में, या फिर 7 या 8 साल में, 4 या 5 साल में, 2 या 3 साल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 या 5 साल में। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए चलना बच्चे तो जनरली 1.5-2 साल पर चलने लगते हैं और 2 साल तक आप कह सकते हो कि कंट्रोल आ जाता है, 2-2.5 साल तक बच्चों पर अच्छे से चलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि रनिंग इन्होंने ऐड किया हुआ है, दौड़ने की बात कही है, तो जो दौड़ने की बात कही है तो वो 4 या 5 साल पर वो बहुत ही अच्छे से उनका कंट्रोल आ जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पर जो भी हम आंसर आपको बता रहे हैं तो ये आपके जो UPSC SSB है इनके द्वारा जो दिया गया है आंसर की, वही मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन, एक मीनारके वाला जो क्वेश्चन था कि उसमें था कि जो पहला चूंकि उसमें आंसर जो था वो मीनारके था और वहां पर साइकिल पूछी गई थी, तो जनरली तो उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मासिक धर्म बोला जाता है, लेकिन जो पहला मासिक धर्म होता है उसको मीनारके कहते हैं। तो आपने जो कहा था वो बिल्कुल ही सही है और मेरे भी अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, बट जो यहाँ पर UPSC SSB की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मीनार के आंसर दिया था। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सही होते हैं, बट जो आपके जनरली जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उसी को मानना पड़ता है। फिलहाल आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ओके, चलिए अब आते हैं 106 क्वेश्चन पर। जल के शुद्धिकरण की भौतिक विधि है। फिजिकल मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज बॉइलिंग, डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन या फिर ऑक्सीडेशन। तो देखिए, डाइल्यूशन है, सेडिमेंटेशन है या फिर ऑक्सीडेशन, ये सब क्या है? ये आपकी जो है केमिकल मेथड्स हैं, रासायनिक विधि है, ठीक है। लेकिन जो बॉइलिंग है, उबालना, तो जनरली ये हम घरों में यूज करते हैं, ये फिजिकल मेथड है जल के शुद्धिकरण की। ओके, अब आते हैं ग्रेन्युलोसाइट हैं, डैश आर ग्रेन्युलोसाइट। अब इसमें से न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स या फिर ये सभी, तो इनमें से पूछा गया है ग्रेन्युलोसाइट हैं, कौन कौन से इसमें ग्रेन्युलोसाइट हैं। तो देखिए, अब ये ग्रेन्युलोसाइट हैं क्या, तो यहाँ पर पहले मैं आंसर बता देती हूँ कि उक्त सभी है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सारे के सारे ग्रेन्युलोसाइट हैं। लेकिन अब ये हैं क्या, तो ये मैं दिखा देती हूँ। तो ये आपके क्या है? ये आपके ब्लड सेल्स हैं, यानी कि रक्त कोशिकाएं हैं। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ये सारी की सारी रक्त कोशिकाएं हैं। तो जैसा कि ये हम पहले बता चुके हैं, आपको बस केवल मेमोराइज कराने के लिए हम बता रहे हैं कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सफेद रक्त कोशिकाएं, यानी जिन्हें हम WBC बोलते हैं, या फिर इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दूसरी होती है RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें कि हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लड सेल्स के प्रकार हैं, 3 हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब इसमें हम देखिए, जो WBC हैं, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं, जिन्हें कि हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है कि RBC को और क्या बोलते हैं, जैसे कि एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को और क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, और WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपके WBC हैं, जो कि इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं और आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ओके, अब यहां पर हम आपको दिखा देते हैं ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट ये क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी आपने देख लिया कि
ब्लड सेल्स कितने टाइप की होती हैं, तो एक बार पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको मेमोराइज करा रहे थे कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड सेल्स तो आपको पता चल गए। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें दो होती हैं, एक होती हैं जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें एक होती हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होती हैं अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, दोनों ही रक्त कोश सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, लेकिन इनमें भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है, ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं होती हैं, और अग्रेनुलोसाइट्स में कणिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कि ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होती जिनमें कणिकाएं होती हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है जिनमें की 3 है। ओके, और अग्रेनुलोसाइट्स ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन इनमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं, ये अग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अग्रेनुलोसाइट्स यानी जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं वो दो हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल होती हैं जो कि प्रोड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देती हैं। ओके, जो मोनोसाइट है वो फाइट्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगाई हैं इनके अगेंस्ट लड़ने में मदद करते हैं, मोनोसाइट लड़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, ये हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फैगोसाइटोसिस को उसमें मदद करते हैं। इओसिनोफिल्स फाइट अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, परजीवी संक्रमण जो होते हैं उनके अगेंस्ट में ये फाइट करते हैं। और जो बेसोफिल्स होते हैं ये प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि जब कभी कभी आपको इन्फ्लेमेशन या एलर्जी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एलर्जी होती है तो क्या होते हैं, आपको चकत्ते पड़ने लगते हैं या फिर रेडनेस हो जाती है, दाने निकलने लगते हैं, ये आपने देखा होगा। तो जो दाने पड़ते हैं या फिर जो चकत्ते पड़ जाते हैं, वाइट रेडिश हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपको एलर्जी से बचाने के लिए जितनी भी सेल्स होती हैं वो वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं और ये जो है हमारे शरीर को बचाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आपकी ब्लड सेल्स ही होती हैं जो हमारी एलर्जी से और इन्फ्लामेशन से जो है हमारी मदद करती हैं। ओके, तो ये हैं आपके बेसोफिल्स। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स ये होते क्या हैं और इनमें कौन कौन से आते हैं। चलिए, फिर है 108 क्वेश्चन कि डैश फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, कन्वर्ट्स फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट या फिर थ्रोम्बिन। तो इसमें से कौन बदल देता है, ये है थ्रोम्बिन, जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन क्या है, ये नट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड है वो बहना रुक जाता है। फिर 109 नंबर क्वेश्चन, डिग्लूटेशन डैश की प्रक्रिया है, निगलना, उत्सर्जन, चबाना या फिर इनमें से कोई नहीं, swallowing, excretion, chewing या फिर none of these। तो डेग्लूटेशन ये क्या होता है, swallowing, जो हम निगलते हैं उसी प्रोसेस को डेग्लूटेशन बोलते हैं। फिर है 110 क्वेश्चन, पुनर्जीवक डैश के लिए प्रयुक्त होता है, रिससिटेटर इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, डायलिसिस या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो पुनर्जीवक यानी कि रिससिटेटर है ये किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन के लिए यूज होता है। पुनर्जीवन का मतलब है दोबारा जीवन देने वाला। ओके, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रिससिटेशन ये है क्या। अच्छा, यहाँ पर हमने ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट को यहाँ पर आप थोड़ा सा ये डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस बताया है कि ग्रेनुल्स और अग्रेनुल्स दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो यहाँ पर इसमें ग्रेनुल्स होते हैं, जो हम बता, ग्रेनुल्स का मतलब है कणिकाएं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। और डजंट कंटेन ग्रेन्यूल्स, ये बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन तो बेसोफिल्स, न्यूट्रो, यूसिनो, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और मोनोसाइट। ठीक है, परसेंट ऑफ ल्यूकोसाइट तो 65% होता है, और ल्यूकोसाइट का मतलब है
WBC। तो WBC में ये 65% जो है ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, और 35% आपके आग्रेनुलोसाइट होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव। इनेट का मतलब है जो जन्मजात इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, ठीक है, और एडेप्टिव का मतलब है जो कि हम इम्यूनिटी एडॉप्ट करते हैं। ऑल्सो नोन एज पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट को, और आग्रेनुलो को मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? बोन मैरो से, ये लिम्फोइड से। और लोब्स इन न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें कितने लोब्स होते हैं? तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उसमें 2 से 5 होते हैं, इसी वजह से इसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, यानी कि 2 से 5। और ये इनमें क्या होते हैं? आग्रेनुलो में 1 होते हैं, इसी वजह से इसको मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। रिससिटेशन यानी कि पुनर्जीवक। तो आपने CPR का नाम सुना होगा। CPR इसका फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो जो CPR दिया जाता है, जैसे कि कभी अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी की सांस रुक जाती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उसको इस तरीके से, आप देख रहे हो, दोनों हाथ को एक के ऊपर ऐसे रख करके, और जो है उसको CPR दिया जाता है। ठीक है, ये आपने मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, ठीक है, हो सकता है आपने कभी आप खुद अपने सामने भी देखा हो किसी को देते हुए। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा किया जाता है तुरंत, ठीक है। तो इससे क्या होता है? CPR से जो है जो ब्रीदिंग होती है वो वापस लौट आ जाती है, यानी कि उस व्यक्ति को पुनर्जीवन मिल जाता है जिसकी सांस आगे से रुक जाती है। तो इस तरीके से CPR के द्वारा उसकी ब्रीदिंग को कंटिन्यू किया जाता है। तो इस तरीके से भी किया जाता है। और एक जो है जो रिससिटेशन देने का तरीका होता है मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ रिससिटेशन होता है, तो उससे भी जो है ब्रीदिंग को कंटिन्यू किया जाता है। ओके, तो ये जो है रिससिटेशन का मतलब है CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, इस तरीके से दिया जाता है। चलिए, ओके, इसी वजह से इसको पुनर्जीवक बोलते हैं। तो ये क्या है? कृत्रिम श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है। ओके, चलिए अब आते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उदर आंत्र नलिका का भाग नहीं बनाता? फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको GIT ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि GIT जो ट्रैक्ट है, इसका जो भाग इनमें से कौन नहीं है? यकृत नहीं है, पित्ताशय नहीं है, अग्न्याशय नहीं है, या फिर ये सभी नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये सभी, यानी कि यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय ये सब उदर आंत्र नलिका के भाग नहीं बनाते हैं। ओके, और कौन बनाता है? तो यहां पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में, थोड़ा सा छोटा कर देती हूं मैं। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही आता है ये। अब जो GIT की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें कौन बनाता है इसका भाग? तो देखिए, माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है। GIT ट्रैक्ट माउथ से स्टार्ट होती है। फेरिंग्स, इसके अंदर में फेरिंग्स आ जाएंगे, फिर ईसोफेगस आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, रेक्टम आ जाएगा और एनस आ जाएगा। यानी कि आपने ये पढ़ा होगा कि माउथ टू एनस, ठीक है, माउथ टू एनस जो है ये आपका GIT ट्रैक्ट के अंदर में आता है। तो GIT ट्रैक्ट के जो पार्ट हैं वो ये सारे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें कि आपका ना लिवर है और ना ही गॉल ब्लैडर है और ना ही पैनक्रियाज है। ओके, ये सारे पार्ट आपके GIT ट्रैक्ट के भाग हैं। चलिए अब आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन है। डैश आमाशय में पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, डैश एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इन द स्टमक। तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करता है स्टमक में? ये करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अम्ल है एक। ओके, और ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को स्टमक में एक्टिवेट करता है। ओके, फिर है 113 नंबर क्वेश्चन। सांद्राव हार्मोन का उदाहरण। सांद्राव का मतलब है स्टेरॉयड हार्मोन।
का उदाहरण कौन है? इंसुलिन है, एपिनेफ्रिन है, ग्लूकेगॉन है या फिर एस्ट्रोजन है। तो इसमें जो है स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है? वो है आपका एस्ट्रोजन, जो है वो एक स्टेरॉयड हार्मोन है। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन, स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है? शुक्राणुसर्जन, शुक्राणु स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस। The process of conversion of spermatid to spermatozoa is called spermatogenesis, spermatozoa spermiation या फिर स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, तो शुक्राणु स्पर्मेटिड से शुक्राणु में जो परिवर्तन की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? तो वो है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम पहले अभी आपको एक पिक्चर फिर से दिखा देंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और देखिए 115 नंबर जो क्वेश्चन है, एक शुक्राणु कोशिका से डैश शुक्राणु बनते हैं। वन स्पर्मेटोगोनिया सेल गिव्स राइज टू डैश स्पर्मेटोजोआ, यानी कि एक शुक्राणु कोशिका जिसे कि हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, उससे कितने शुक्राणु बनते हैं? शुक्राणु का मतलब है स्पर्मेटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, यानी कि एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। ओके, अब यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, एक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। पिक्चर में पहले भी दिखा चुकी हूं, लेकिन फिर से दिखा देती हूं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये पिक्चर आपको याद होगा, मैं पहले दिखा चुकी हूं। अब यहां पर देखो आप लोग, देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है? यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये है सिंगल। पूछा क्या गया है? एक स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु, यानी कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म मींस भी शुक्राणु होते हैं, कितने बनते हैं? ठीक है, देखिए एक स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, एक से ये यहाँ पर, एक से यहाँ पर ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी स्पर्मेटोगोनिया से, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया से पहले एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, उससे 2 यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 2 यहाँ पर बने। अब 2 से फिर यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स बने, और उन 4 स्पर्मेटिड्स से क्या बन रहा है? 4 स्पर्म। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 स्पर्म जो कि इमेच्योर हैं, इन्हीं को स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक शुक्राणु कोशिका से 4 स्पर्म यानी कि 4 शुक्राणु बन रहे हैं। ओके, तो क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को। और इसी जो स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया है, स्पर्मेटिड, देखिए स्पर्मेटिड ये है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से यानी कि इससे जो इसमें शुक्राणु में परिवर्तन की क्रिया, स्पर्मेटिड से स्पर्म परिवर्तन की क्रिया, इसी को स्पर्मियोजेनेसिस, इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं। ओके, चलिए अब आते हैं 116 नंबर क्वेश्चन पर। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डैश बनाती हैं। द रिमेनिंग ग्रेनुलोसा एंड थीका इंटरना सेल्स आफ्टर ओवुलेशन फॉर्म क्या? कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं, फॉलिकल्स बनाती हैं, थीका एक्सटर्ना बनाती हैं या फिर एंडोमेट्रियम बनाती हैं। तो ये भी जो हमने आपको बताया था जब ओवुलेशन पीरियड हम पढ़ा रहे थे आपको, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ा रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जब ओवरी से ओवम निकल जाता है, और जो ओवरी कहाँ होता है, उसके चारों ओर एक फॉलिकल होता है। ठीक है, तो जब फॉलिकल फटता है, ठीक है, तो क्या होता है? ओवरी से ओवम बाहर निकल आता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो क्या होता है? बाद में कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो इनएक्टिव हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ओके, तो वही जो रिमेनिंग पार्ट है, जब ओवुलेशन प्रोसेस क्या है? जब ओवरी से ओवम बाहर निकलता है, यानी कि जब ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है, जिसे कि अंडोत्सर्जन बोल रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस जब होती है उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना सेल्स होती हैं रिमेनिंग पार्ट में। ठीक है, और ये जो ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना सेल्स रहती हैं ओवुलेशन के बाद, जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें की ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना सेल्स बोल रहे हैं, तो यही रिमेनिंग पार्ट्स होती हैं, यही क्या होती हैं? क्या बनाती हैं? कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। ओके, ये हमने पिक्चर के थ्रू आपको बताया था
कि क्या बनाती हैं, कार्पस ल्यूटेम। जो ओवुलेशन के बाद में जो सेल्स बचती हैं उन्हीं को ग्रैनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं बोलते हैं। अब वो क्या बना लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं कार्पस ल्यूटियम में और ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन, डैश केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है, डैश सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो ये आप सभी जानते हो कि कौन अलग करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। अब आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पर, डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है, सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल। कौन सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, तो ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको सारे जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो ये कौन, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण, संश्लेषित का मतलब है निर्माण, कौन करता है, वो करता है राइबोसोम। फिर है 119 क्वेश्चन, डीएनए डैश में उपस्थित होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर दोनों में, या फिर गोल्जी एपरेटस में। तो दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ओके। तो देखिए केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, ये तो आप सभी को पता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, जैसा अगर आपको याद हो तो पहले हमने डिस्कस किया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि अपने ही जैसा वो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना देता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था क्लोन का, ह्यूमन क्लोन का, यानी कि एक ह्यूमन के डीएनए से दूसरा उसी के जैसा ह्यूमन तैयार किया जा सकता है, जो क्लोन हो, जिसे हम क्लोन बोलते हैं, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग की क्षमता होती है। तो और सेल्फ रेप्लिकेटिंग किस में हो सकता है, जिसमें डीएनए पाया जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और केंद्रक में भी डीएनए होता है, यानी कि दोनों में ही डीएनए पाया जाता है। फिर है 120 नंबर क्वेश्चन, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलाइवा, 96.9, 43.7, 99.27 या फिर 45%। तो इसमें पाई जाती है 99.27% लार में पानी की मात्रा, 99.27%, ओके। एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट इज 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर या फिर 1.5 लीटर। तो 5 लीटर जो है ब्लड होता है एक सामान्य वयस्क में, एवरेज वॉल्यूम है ये 5 लीटर। फिर है 122 नंबर क्वेश्चन, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज है, the most dominant visual element of a garment and the first thing visible from distance is line, color, texture या फिर सिलावटी, यानी कि जैसे कि रूपरेखा। तो आप कोई भी वस्त्र को दूर से जब देखते हो तो उसको आपको क्या दिखाई पड़ता है, बाहर से उसकी एक रूपरेखा दिखाई पड़ती है आपको। उस ड्रेस, उस कपड़े में जो भी ड्रेस कोई पहना हुआ है, तो दूर से ना आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई पड़ेगा और ना ही आपको उस वस्त्र में क्या डिजाइन है दिखाई पड़ेगी, ना ही उसमें चुन्नट है, प्लेट्स हैं, क्या है, ये सब चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ती हैं। दूर से बात हो रही है, दूर से आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रबल दृश्य आपको दिखाई पड़ता है वो आपको सिर्फ उसकी रूपरेखा दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगी रूपरेखा, यानी कि जिसे कि इंग्लिश में सिलावटी बोलते हैं। फिर है 123 नंबर क्वेश्चन, बाटिक, टाई और डाई और इक्कत छपाई के प्रकार हैं। बाटिक, टाई, डाई एंड इक्कत प्रिंटिंग आर टाइप ऑफ ब्लॉच प्रिंट, रजिस्ट प्रिंट, डिस्चार्ज या फिर पिगमेंट प्रिंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रजिस्ट प्रिंट। रजिस्ट प्रिंट का मतलब है प्रतिरोध छपाई। तो देखिए अगर आपने बाटिक की और टाई एंड डाई अगर ये किया होगा तो आपने देखा टाई एंड डाई में क्या होता है, हम नॉट बांधते हैं, यानी कि नॉट कहने का मतलब है जैसे कि हम धागा, जैसे जब हम टाई और डाई करते हैं, टाई एंड डाई का मतलब है टाई करना, टाई मीन्स बांधना, उसके बाद में डाई करना, डाई का मतलब है उस पर कलर चढ़ाना, ठीक है। तो टाई करते हैं तो जो भी धागा होता है उसमें क्या करते हैं हम वैक्स लगा करके, वैक्स यानी कि मोम लगा करके और फिर उस धागे को हम कपड़े पर बांधते हैं। जो भी डिजाइन हमें बांध देनी है तो मोम लगा करके धागे में और फिर जो है
उस कपड़े को जगह जगह से हम टाई कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं। उसके बाद में उसको हम रंग में डुबोते हैं। तो जो धागे में जो मोम लगी होती है, जहां जहां हमने धागा बांधा हुआ है, तो मोम वाली जगह पर क्या होता है, कलर नहीं चढ़ता है और बाकी जगह पर कलर चढ़ जाता है। तो क्या होता है, जो मोम है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि प्रतिरोध का काम कर रहा है, वहां पर कलर को चढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, बाटिक में भी ऐसे ही होता है और इकत प्रिंटिंग में भी ऐसे ही होता है। इसी वजह से इसको रजिस्ट प्रिंट का एक प्रकार बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध छपाई होती है ये तीनों ही। ओके, प्रतिरोध छपाई का मतलब है प्रतिरोध उत्पन्न करना, यानी कि वहां पर कलर का ना चढ़ना। फिर है 124 नंबर क्वेश्चन, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है। फेल्ट इज नॉट मेड विद यार्न्स बट विद लूज फाइबर्स, लेस, सैटिन या फिर सेल्वेजेस। तो किससे बनता है, ढीले रेशे यानी कि लूज फाइबर से नमदा बनता है। और नमदा जो है उसमें जो है बुनाई नहीं होती है। ठीक है, नमदे को क्या करते हैं, ये लूज फाइबर्स होते हैं और इनको जो है चिपकाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर एक से चिपकाया जाता है, इनकी बुनाई नहीं होती है, फेल्ट जो तैयार किया जाता है। फिर है 125 नंबर क्वेश्चन, मजा, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद डैश से जुड़ी है। क्लॉथिंग चॉइस ऑफ फन, फैशन, ब्राइट कलर्स इज एसोसिएटेड विद सुपियोरिटी, यूथफुलनेस, हैप्पीनेस या फिर सैडनेस। यानी कि जो मजा यानी कि फन है, फैशन है, जो ब्राइट कलर्स है, ये किसके पसंद से जुड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। यानी कि जब हम खुश होते हैं तो हम इसी टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें खुशी मिले। या फिर फैशन, खुश होते हैं तो हम फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, हम ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, खुशी को, यानी कि हैप्पीनेस को शो करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो ये पीजीटी 2016 पेपर है, यानी कि जो 2019 में कंडक्ट हुआ था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है 125 क्वेश्चन। इसके बाद हम दूसरा पेपर लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी हम फटाफट कंप्लीट कर दें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो यहाँ पर हम आंसर आपको बता रहे हैं तो वो आंसर की के द्वारा ही दी गई है, तो ये उनके द्वारा दी गई, इस वजह से बिल्कुल सही है, जो उनके द्वारा मान्य है। बट आप अपना भी एस्पेक्ट यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हो। ओके, चलिए फिर, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो देन लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे टाइम टू टाइम। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। और हाँ, वीडियो एक चीज और बतानी थी कि जो जितने भी वीडियोस हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आज हमारा पूरा पेपर खत्म हो गया है, तो ये हम इसका पीडीएफ जो है विद आंसर आपको इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे, वहां पर सेंड कर देते हैं। तो वहां से आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो भी हम उस पर जो है अपलोड कर देते हैं। तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो और खुद से उसकी पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स तैयार कर सकते हो। तो उस पर हम नोट्स भी भेजते रहते हैं और पेपर्स भी भेजते रहते हैं। तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लो और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो भी सेम मेरे चैनल के ही नाम से, होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पेपर और नोट्स दोनों ही मिल जाएंगे और वहां से आप हमको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वहां पर शेयर भी कर सकते हो, वहां से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी आप कमेंट करते हो, उसको मैं पढ़ती हूँ और जो है उसको भी मैं कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस तैयारी करते रहिए मन लगा करके, और सारे जो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर डाले हुए हैं, टीजीटी पीजीटी के ही हैं क्वेश्चन वो, तो उसको भी सॉल्व कर लीजिए और जो क्लासेस मैंने ली हुई हैं उसको भी पढ़ लीजिए आप, तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा उससे। ओके, चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।